हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इससे पहले हमने वीडियो जो फर्स्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। आज सेकंड वीडियो जो है आपके लेसन फर्स्ट का। आज का और टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके जो कण होते हैं, क्योंकि जो कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना हुआ होता है, तो उस पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, उनके विशेष लक्षण कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभिलाक्षणिक का अर्थ होता है उनकी कणों की विशेषताएं। अगर इस शब्द को हम हिंदी के अनुसार समझें तो देखिए, अभि प्लस लाक्षणिक, इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि शब्दों के अर्थ से ही हम अच्छी तरह से उस टॉपिक को क्लियर कर पाते हैं। अभि प्लस लाक्षणिक। अब देखिए, लाक्षणिक शब्द में भी लक्षण प्लस इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लक्षण का अर्थ होता है, आप जानते हैं, गुण, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि पदार्थों के कणों के विशेष गुण, ठीक है ना, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कोई सा भी पदार्थ हो, ठीक है, उनके कणों के जो गुण है वो सभी में एक समान ही होते हैं। तो पहला जो गुण यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चाहे कोई सा भी पदार्थ हो, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। हाँ, किसी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है, किसी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान नगण्य होता है, नगण्य, ठीक है ना, परंतु उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम समझेंगे। मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कैसे पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है। आपने एक बर्तन लिया और उसमें ये लगभग 1 लीटर पानी डाल दिया। ये आपने क्या लिया, कोई बर्तन लिया, उसमें पानी डाल दिया, बीकर ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपने क्या कर दिया, पानी, ऊपर से आप क्या डालो, इनमें शक्कर डालो, नमक डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शक्कर को हमें विज्ञान की भाषा में शर्करा कहते हैं, समझ लो, शर्करा भी कह सकते हैं, शुगर, ठीक है। शक्कर डाली, कुछ समय बाद आप इसको हिलाते रहो। कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो शक्कर होती है वो पानी के अंदर घुल जाती है। तो शक्कर पानी के अंदर क्यों घुली, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पानी के जो कण है, ठीक है ना, पानी एक पदार्थ है, पानी के जिस प्रकार से ये कण H2O है, इनके बीच में रिक्त स्थान था। तो शक्कर के जो कण थे, शर्करा के जो कण थे, ठीक है, शर्करा के जो छोटे छोटे कण थे, वो इनके बीच में समा गए। तो इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आप शायद इस प्रयोग से समझ गए होंगे। एक यहाँ पर लिखा हुआ देखो एक्सपेरिमेंट, जो कि 1.1 और 1.2 वाले पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट है। नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। पानी में आप क्या डालो, नमक डालो, शर्करा डालो, डेटोल डालो या पोटेशियम परमैंगनेट डालो पानी के अंदर, तो ये पदार्थ जो होते हैं समान रूप से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर आप नमक डालो, शर्करा डालो, डेटोल डालो या पोटेशियम परमैंगनेट डालो, ये सभी जो होते हैं ये पानी में समान रूप से क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और ये पानी के जो अंदर रिक्त स्थान होते हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं, समा जाते हैं। इसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण और ले सकते हैं। जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी आदि बनाते हैं, तो पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में क्या होते हैं, समावेशित हो जाते हैं। तो ये सभी प्रयोग हमें ये दर्शाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, जिसकी वजह से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर समा जाता है, घुल जाता है, विलय हो जाता है। शायद आप पहले गुणक्रम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब आपको मैं बता दूं, जो गैसीय पदार्थ होते हैं, गैसीय पदार्थ जो है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, लेकिन ये सभी गैसीय पदार्थ है। तो गैसीय पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो सर्वाधिक होता है। समझ में आ गया। इसके बाद में गैसों से कम द्रव पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और सबसे कम रिक्त स्थान ठोसीय पदार्थों के बीच में होता है। यदि आपसे रिक्त स्थान के बारे में पूछे तो सर्वाधिक होता है गैसों में, ठीक है, उसके बाद होता है द्रव में, और सबसे कम होता है
ठोस में। समझ में आ गया ना। गैसों में रिक्त स्थान सर्वाधिक होता है, द्रवों में कम होता है और ठोसों में सबसे कम रिक्त स्थान होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो गैसों के जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, ठीक है, उससे कम दूर द्रव पदार्थों के कण होते हैं और सबसे कम दूर यानी कि पास पास सर्वाधिक पास पास जो कण होते हैं ठोस पदार्थों के कण होते हैं। इस प्रकार से भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है, पदार्थ के जो कण होते हैं ये निरंतर क्या करते हैं, गतिशील होते हैं, एक स्थान पर ये रुकते नहीं हैं। हालांकि हमें नग्न आंखों से ये दिखाई नहीं देते हैं गति कर रहे या नहीं कर रहे, परंतु वो गतिशील होते हैं। इनको आप एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे गतिशील होते हैं, यहाँ पर एक क्रियाकलाप 1.3 है। आप अपने कक्षा के किसी एक कोने में एक अगरबत्ती जलाइए। क्या करिए आप, एक अगरबत्ती जलाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी कक्षा में इस कोने में जैसे आपने अगरबत्ती जलाई तो पूरी कक्षा में इस अगरबत्ती की जो गंध होती है, इसके धुएं की गंध होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये प्रयोग ये दर्शाता है कि यहाँ हमने जो अगरबत्ती जलाई, यहाँ से जो धुआं बना इसका, वो धुआं जो है यहाँ से होता हुआ पूरे कमरे में फैल गया। तो ये प्रयोग दर्शा रहा है कि जो पदार्थ के कण है, धुएं के गैसीय कण थे, वो क्या हो गए, पूरे कमरे में समान रूप से फैल गए। तो ये गतिशीलता है, यानी कि गति की उन्होंने। समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम एक क्रियाकलाप और है 1.4, जल से भरे 2 गिलास या बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक लाल जो दवा होती है, नीली स्याही होती है, लाल दवा, लाल स्याही, नीली स्याही, जो भी सही है, और दूसरे बीकर में हम, पहले बीकर में तो कोई लाल दवा डाल दी, दूसरे बीकर में हमने शहद डाल दिया। इनको अपने घर या कक्षा के किसी कोने में रख दो और इनके प्रेक्षण को, यानी कि इससे जो भी रिज़ल्ट निकलता है उसको आप नोट करो। तो स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद ही वो जो स्याही की बूंद होती है, जैसे हमने बीकर में डाल ली स्याही की बूंद, वो तो क्या होती, तुरंत ही पूरे जल में फैल जाती है। ठीक है, समझ में आया ना। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, तो शहद की बूंद जो होती है वो क्या होती है, पानी में धीरे धीरे फैलती है, या वो फैलती नहीं, एक जगह इकट्ठी हो जाती है शहद की बूंद। ठीक है ना। शहद भी घुलनशील होता है परंतु वो धीरे धीरे फैलता है। तो ये दोनों ही प्रयोग ये दर्शा रहे हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर फैलता है, यानी कि जैसे यहाँ डाली हमने स्याही की बूंद तो वो क्या हो गई, धीरे धीरे पूरे बीकर में फैल गई। तो यानी कि स्याही के जो कण थे, स्याही के कण थे, नीली स्याही, लाल स्याही, इनके कण थे, उन्होंने गति की, तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। तो इस प्रयोग से भी ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार का ये अगला एक्सपेरिमेंट भी आप समझ लो, ये भी इसी से संबंधित है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये कह रहा है कि एक गिलास में गर्म पानी और दूसरे में ठंडे पानी से भरे हुए 2 गिलास ले लो। ठीक है, इनमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालो और हिलाओ। ठीक है, और इनको कुछ समय के लिए आप छोड़ दो। मैं आपको सूत्र भी बता दूं, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र भी आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र होता है KMnO4। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के और वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है। अब आपने 2 गिलास लिए, पहले गिलास में आपने गर्म पानी डाला, ये गिलास फर्स्ट है और इसमें गर्म पानी है, और ये गिलास आपका सेकंड है, इसमें ठंडा पानी है। अब देखना, दोनों में आपने ठंडा पानी और ये गर्म पानी, इसमें भी आपने क्या डाला, कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसमें भी आपने क्या डाला, कॉपर सल्फेट, दोनों में आपने डाल दिया। इसके कुछ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के रूप में होता है, छोटे छोटे दाने के रूप में होता है, नीले रंग का होता है। ठीक है, और आपने हिलाया। आप देखोगे कि गर्म पानी के अंदर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे वो जल्दी घुल गए और ठंडे पानी में थोड़े धीरे घुले। तो इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि
जो गर्म पदार्थ होते हैं, गर्म पदार्थ के जो कण होते हैं वो ज़्यादा गतिशील होते हैं। गर्म पदार्थ के जो कण होते हैं, क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा जो होती है ज़्यादा होती है, तो उनमें वो जल्दी फैल जाते हैं। ठीक है ना। तो इस जितने भी हमने प्रयोग किए, इन सभी प्रयोगों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जो चीज़ गति कर रही हुई होती है, ठीक है ना, तो उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना। गतिज ऊर्जा, किसी पदार्थ में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। किसी कण, पदार्थ, वस्तु में उनकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगर उस पदार्थ में गतिज ऊर्जा है तभी वो पदार्थ के कण गति करेंगे। जैसे गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो पदार्थ गति करना बंद कर देंगे। ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में ये निकली कि तापमान बढ़ाने पर, जैसे आपने गर्म गिलास लिया तो उसमें जो पदार्थ के कण थे वो जल्दी फैल गए, तो तापमान बढ़ाने से, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से, पानी को गर्म करने से जो पानी के कण होते हैं या कोई भी दूसरा पदार्थ हो सकता है, उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, उपरोक्त जितने भी क्रियाकलाप हमने किया उन सभी में हमने देखा है कि पदार्थ के कण ये अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में अंतर मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि आपस में घुल जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान होने के कारण होता है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसलिए एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में समा जाता है। यहाँ पर एक परिभाषा निकल करके सामने आई हमारे सामने, विसरण। कौन सी परिभाषा निकल करके सामने आई, देखो, विसरण। विसरण का अर्थ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना। दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न प्रकार के कणों का स्वतः, स्वतः का अर्थ होता है अपने आप ही मिल जाना, घुल जाना, एक दूसरे में अंतर मिश्रित हो जाना, ये क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसको आप अपने शब्दों में समझो। कोई पदार्थ ए है और ये पदार्थ बी है, दो अलग अलग पदार्थ है। ये दोनों पदार्थों को जैसे आप मिलाओगे तो दोनों पदार्थ एक दूसरे में मिल जाएंगे और हम इनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो आपके विसरण कहलाती है। एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिल जाना विसरण कहलाता है। हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण की क्रिया तेज हो जाती है। गर्म करने पर विसरण की क्रिया तेज हो जाती है। अभी आपने गिलास फर्स्ट में देखा था कि गर्म पानी था तो उसमें कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे वो तेज़ी से घुल गए, जबकि ठंडे पानी में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल वो धीरे धीरे घुले। ऐसा क्यों होता है, तो गर्म करने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण, ठीक है, कणों की गति तेज हो जाती है। कणों की जो गति तेज हो जाती है इस कारण विसरण की क्रिया बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। शायद आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप नोट्स बनाते जाइए। उसके बाद देखिए, जो अगला गुण है पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण, वो है तीसरा गुण। देखो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि जैसे पदार्थ का ये कण पहला, ये दूसरा, तीसरा ये कण है, ये कण क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। क्या करते हैं, सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तभी तो पदार्थ का अस्तित्व है। अगर कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो किसी पदार्थ का यहाँ पर प्रकृति में अस्तित्व ही नहीं होता। वो एक एक कण के रूप में प्रकृति में फैले हुए होते हैं और इस सृष्टि का भी निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर आप पत्थर देखो, चाहे कोई भी वस्तु देखो, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है। छोटे छोटे कण आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं, ठीक है ना, तभी उस पदार्थ का अस्तित्व है। यदि सभी कण दूर दूर हो जाएंगे तो उस पदार्थ का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा,
समाप्त हो जाएगा और छोटे छोटे कणों में वो बिखर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप 1.6 देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक खेल का दृश्य बताया गया है, मानव श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है ना। ये कोई ईद मिसमी नर्तक है, इस प्रकार से कोई डांस करते हैं। तो इसमें जो भी आप लड़कियों को देख रहे हो, महिलाओं को देख रहे हो, ये एक दूसरे को क्या पकड़ रखी, हाथों से पकड़ रखी इस प्रकार से। जब तक ये एक दूसरे को इस प्रकार से हाथों के द्वारा पकड़े हुए रहेगी तो ये इनकी एक श्रृंखला बनी हुई रहेगी, एक साथ ये श्रृंखला में बंधी हुई रहेगी। जैसे ही इनके बीच में से ये बंद हाथों को ये छोड़ देगी तो सभी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी और इनका जो डांस कर रही है उस डांस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब तक हम कहेंगे, जब तक ये पकड़ी रहेगी तब तक हम कहेंगे कि ईद मिसमी नर्तक है जो डांस कर रही है। सभी महिलाएं अलग अलग हो जाने पर इस डांस का जो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से पदार्थ के कण जब एक दूसरे को आकर्षित करते रहेंगे या एक दूसरे को पकड़े हुए जकड़े हुए रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे एक दूसरे के साथ, तभी उस पदार्थ का अस्तित्व रहता है। समझ में आया ना। तो यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी उस पदार्थ का इस प्रकृति में अस्तित्व है। अब देखिए इसको एक प्रयोग से और समझते हैं, किस प्रकार से आकर्षित किए हुए होते हैं, ठीक है, और कौन से पदार्थ मजबूती के साथ एक दूसरे के कणों को पकड़े हुए या बंधे हुए रहते हैं। तो हम एक लोहे की कील लेते हैं, ये लोहे की कील आपने ले ली, एक चौक का टुकड़ा लिया, ये चौक का टुकड़ा ले लिया, और एक रबड़ बैंड लिया, ये रबड़ बैंड लिया। तीनों को आप हथौड़े से पीटिए, ठीक है ना। तीनों के ऊपर आप हथौड़े से प्रहार कीजिए या इनको काटिए, खींचिए, इनको भंगुर करने का प्रयास कीजिए। भंगुर करने का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। हथौड़े से प्रहार करेंगे, कील के ऊपर आपने हथौड़े से प्रहार किया, ठीक है, तो ये चपटी हो जाती है, ये चंद्रनुमा आकृति में बदल जाती है, परंतु छोटे छोटे कणों में नहीं टूटती है। चौक के ऊपर आपने हथौड़े से प्रहार किया, ये छोटे छोटे क्रिस्टलों में टूट जाता है। रबर बैंड के ऊपर आपने हथौड़े से प्रहार किया, इसके आकार में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, ये स्पंज की तरह दब गया, परंतु यह छोटे छोटे भागों में नहीं टूटा, ठीक है ना। तो इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, जबकि कुछ पदार्थों के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को मजबूती के साथ नहीं पकड़े हुए होते। उनके ऊपर किसी प्रकार की बाह्य चोट लगाने पर वो पदार्थ के जो कण हैं वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, यानी कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, आकर्षण बल होता है, वो कमज़ोर होता है, दुर्बल प्रकृति का होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से और हम देख सकते हैं कि जैसे गैसीय पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, इनके बीच में जो परस्पर जो आकर्षण बल होता है वो दुर्बल प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? दुर्बल प्रकृति का होता है, कमज़ोर प्रकृति का होता है। इसीलिए गैस के कण क्या होते हैं? प्रकृति में दूर दूर होते हैं और इसी कारण से गैस के कण में विसरण की क्रिया ज़्यादा होती है और यह अदृश्य होते हैं। नग्न आंखों से हमें गैस के कण दिखाई नहीं देते क्योंकि ये दूर दूर होते हैं, हल्के होते हैं। इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होने के कारण और इनके कणों के बीच में दुर्बल प्रकृति का जो बंध होता है, इसलिए ये अदृश्य होते हैं, पारदर्शी होते हैं, इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद देखिए द्रव पदार्थों के बीच में जो कणों के बीच में जो बंध होता है वो गैसों से क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। इसलिए गैस के पदार्थ जो द्रव के जो पदार्थ के कण होते हैं वो पास पास होते हैं, गैसों की तुलना में पास पास होते हैं और ये लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मजबूत आकर्षण जो बंध होता है या आकर्षण बल होता है ठोस पदार्थ के कणों में होता है, ठीक है। ठोस पदार्थ के कण मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थों का जो आकार होता है, ठोस पदार्थों का जो आकार होता है इसी वजह से क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है? निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सर्वाधिक मजबूत होता है, इसलिए इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। सामान्य रूप से इनके आकार को हम नहीं बदल सकते हैं, किसी बाह्य चोट नहीं लगाएंगे तब तक इनके आकार को हम नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। तो सब सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल कौन से पदार्थों में पाया जाता है? तो आकर्षण जो बल है वो किस प्रकार के पदार्थ में पाया जाता है? आकर्षण बल सब सर्वाधिक तो ठोस पदार्थों में होता है। ठोस से कम किन में होता है? द्रव पदार्थों में। सबसे दुर्बल प्रकृति का, सबसे कमजोर जो बंध होता है वो गैसों में होता है। तो इसको हम कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है,
आकर्षण बल को घटते हुए क्रम में यदि पदार्थों को हम लिखना चाहते हैं तो सर्वाधिक तो होता है ठोसू में, ठोसू से कम होता है द्रव में, और सबसे कम दुर्बल प्रकृति का होता है गैसों में। तो घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम में इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है ना। आकर्षण बल सर्वाधिक ठोसों में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैसों में होता है। जिस पदार्थ में आकर्षण बल जितना अधिक होता है वो पदार्थ ठोस होगा, उनके आकार को उनका आकार निश्चित होता है, उनका आयतन निश्चित होता है, उनमें नगण्य संपीड्यता होती है, यानी कि उसको सामान्य रूप से हम दबा नहीं सकते हैं। अब आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, ठीक है ना। इस पैराग्राफ को आप क्या करिए, पढ़िए, ठीक है ना। देखिए सर, यहाँ आप देख सकते हैं कि पदार्थ के जो कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ बांधे रखता है। इस आकर्षण बल के कारण ही पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया, अभी आप समझ गए हैं। इसके बाद ये कुछ प्रश्न है, ठीक है ना। देखो प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, तो आपको पदार्थ छांटना है, ठीक है ना। तो इनको हम देखते हैं, पदार्थ कौन कौन से हैं। कुर्सी, कुर्सी को आप देखिए, कुर्सी ठोस अवस्था में होती कि नहीं होती है, तो कुर्सी ये क्या है, पदार्थ है। वायु पदार्थ है। आप स्नेह को देखिए, स्नेह, अरे अभी स्नेह तो एक प्यार प्रेम है, तो स्नेह कोई पदार्थ है क्या, ये पदार्थ नहीं है। गंध, जो स्मेल आती है, तो उसमें वायु के कण होते कि नहीं होते, तो गंध एक पदार्थ है। घृणा, अरे किसी से नफरत करना, घृणा करना कोई पदार्थ है नहीं, ठीक है ना। बादाम, अगला कौन, बादाम, बादाम तो एक पदार्थ है, ठीक है। विचार, आप कोई सोच रहे हो, वो कोई वस्तु है क्या, नहीं, विचार कोई पदार्थ नहीं है। शीत, आपको ठंड लग रही है, शीत कोई पदार्थ है क्या, नहीं है। नींबू का पानी, नींबू का पानी एक पदार्थ है, तरल रूप में होता है। इत्र की सुगंध, अगर सुगंध आ रही तो उनके कण है, सुगंध के जो कण है, ठीक है ना, वो पदार्थ होते हैं। तो कौन से पदार्थ है, कौन से पदार्थ नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाना जो होता है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये होता है, जो गर्मा गर्म खाना होता है, उस खाने की जो गंध वायुमंडल में मिलती है तो उस कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। आपने इससे पहले पढ़ा कि जो पदार्थ गर्म होता है, उन कणों में, गर्म पदार्थ में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर पदार्थों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, तो उस गर्म खाने की जो गंध है वो गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वो ज़्यादा गति करेगी और दूर तक उनकी गंध चली जाएगी। जबकि ठंडे पदार्थों में जो महक, उनसे गंध निकल रही है, महक निकल रही है, उनमें गतिज ऊर्जा कम होने के कारण वो दूर तक नहीं जा पाते हैं। इसलिए उनकी महक लेने के लिए, उनकी गंध लेने के लिए हम ठंडे खाने के पास जाते हैं, फिर उनसे हम क्या करते हैं, उनकी महक लेते हैं, उनको सूंघते हैं, तब जा कर के पता चलता है। तो आप समझ गए होंगे, गतिज ऊर्जा और यहाँ पर टेम्परेचर का कम्युनिकेशन बेटा करके आंसर हमें देना है कि जो गर्म खाना होता है तो तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाने के कारण वो दूर तक गति करते हैं, जबकि ठंडे जो पदार्थ होते हैं, ठंडे पदार्थ की गतिज ऊर्जा कम होने के कारण वो दूर तक गति नहीं करते हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप शायद। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आप देखिए, स्विमिंग पूल, तरण ताल। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। देखो, स्विमिंग पूल से के अंदर कोई गोताखोर पानी में तैर रहा है, पानी को काट करके पीछे की ओर वो धकेल रहा है, तो इस प्रयोग से या इस प्रेक्षण से पदार्थ का कौन सा जो गुण है वो प्रेक्षित होता है। तो यहाँ पर पदार्थ का जो है गतिशीलता का, यानी कि पदार्थ के जो गुण होते हैं वो गतिशील होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर हम बाह्य बल लगाने पर उनमें गति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर गति का जो न्यूटन की गति का एक तीसरा नियम भी हम लागू कर सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि आगे वाले हम पाठों में पढ़ेंगे। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यदि किसी वस्तु की आप क्रिया लगाते हो तो उतनी मात्रा में वो वस्तु भी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया
करती है। ठीक है ना। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर था। चौथे प्रश्न का उत्तर, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है। अभी हमने पदार्थ के कणों की विशेषता पढ़ी। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पहली विशेषता हमने पढ़ी, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा। दूसरी विशेषता पढ़ी, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, समझ में आ गया दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता हमने पढ़ी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 3 गुण हमने पढ़े कि नहीं पढ़े। इसके अलावा भी हम और भी गुण आगे देखेंगे। अभी तक हमने 3 गुण पढ़े हैं, इसके अलावा मैं बहुत सारे गुण और बताऊंगा पदार्थ के कणों के। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार की क्वालिटी युक्त कक्षाएं हमारे यहाँ निरंतर चलती रहेगी। स्टेप बाय स्टेप पार्ट को क्लास की तरह हम पढ़ेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना आपके लिए करता हूँ।